नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आई होप कि सब आप लोग अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की वीडियो चमोली जनपद जो हम देख रहे थे दोस्तों, जिला सीरीज के अंतर्गत मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ठीक है, क्योंकि हमें पढ़ने में आसानी रहेगी वीडियो सर्च करने में। ठीक है, तो उसका आज सेकंड पार्ट यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी क्लास यहाँ पे रहने वाली है चमोली जनपद की। इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, उसमें हमने देख लिया था जो भी अन्य यहाँ आंदोलन थे चमोली जनपद से रिलेटेड जो है वो देख लिए थे। अब इसमें हम यहाँ पे चिपको आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चिपको आंदोलन से स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल में नए हैं, चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, और अपने जो स्टडी करने वाले दोस्त हैं, जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर से शेयर करें वीडियो। अब यहाँ पे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि कनिष्ठ सहायक जो है, कनिष्ठ सहायक जो पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पे क्लास दी जाए। तो इतना यह है कि जो भी यूके ट्रिपल एस सी के जो भी यहाँ पे वो होते हैं दोस्तों, परीक्षा होती हैं यूके ट्रिपल एस सी जिसको करवाता है, ठीक है, तो उसका पैटर्न सबका लगभग सेम ही है। लगभग क्या, सबका सेम है दोस्तों। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे क्लास रहती है, वो कनिष्ठ सहायक हो, पुलिस कांस्टेबल हो, या फिर फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आता है वो हो, तो हर किसी के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्लास रहने वाली है। ठीक है, सिलेबस वही है, हर एग्जाम का सिलेबस एक ही है दोस्तों। तो ये मान के चलिए, जो भी मैंने वहाँ पे जो उत्तराखंड ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट जो मैंने प्लेलिस्ट है, अगर आपने वॉच नहीं करी है उसको जरूर से वॉच करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, 27 से 28 वीडियो वहाँ अपलोड कर चुका हूँ। वहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, वो हर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चाहे कोई भी आपकी परीक्षा होती है, जो भी यूके ट्रिपल एस सी उसको करवाता है। यूके पीएससी का थोड़ा जो लेवल रहते हैं, ग्रुप सी ग्रुप डी, तो उसका सिलेबस चेंज रहता है, लेकिन यूके ट्रिपल एस सी का सिलेबस सबका सेम ही है। तो यहाँ पे देखेंगे चिपको आंदोलन, जो चमोली का चिपको आंदोलन था उसको। ठीक है, सेकंड क्लास है यहाँ पे चमोली जनपद से। तो चिपको आंदोलन गौरा देवी जी के नेतृत्व में 1974 ईस्वी में चमोली जनपद से शुरू हुआ था। गौरा देवी के पति का नाम जो था दोस्तों मेहरबान नेगी क्या था, इनका जो पति थे इनके मेहरबान सिंह नेगी इनका नाम था। आगे है, गौरा देवी को 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो गौरा देवी को कब इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अगर क्वेश्चन बनता है तो 1986 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, चिपको आंदोलन के लिए गौरा देवी के साथ 21 महिलाओं ने भाग लिया था, और किन्हीं किताबों में 27 भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पे 21 इसका, ये बीएस नेगी जी की बुक के अनुसार यहाँ पे 21 महिलाओं ने भाग लिया था। आगे, और आप परीक्षा वाणी में चेक कर सकते हैं दोस्तों, वहाँ पे परीक्षा वाणी ज्यादा वो मानी जाती है। आगे, चिपको आंदोलन साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, ठीक है, साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री की प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था। चिपको आंदोलन का जो उद्देश्य था वह वनों की अवैध एवं अंधाधुंध जो कटाई होती थी दोस्तों, ब्रिटिश कालीन जो वो था, शासन था, ब्रिटिश कालीन शासन के अंतर्गत अवैध जो कटाई एवं अंधाधुंध कटाई होती थी उसको रोकने के लिए यहाँ पे चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। आगे है, चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने का श्रेय जो है वो पर्यावरणविद जो है, ठीक है, पर्यावरणविद इनको जाना जाता है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सुंदरलाल बहुगुणा और गोविंद सिंह रावत एवं चंडी प्रसाद भट्ट को जाता है। इनको चिपको आंदोलन को शिखर पर पहुंचाने का श्रेय। ठीक है, जो शुरुआत तो गौरा देवी ने की थी यहाँ पे, लेकिन आगे जिन्होंने पहुंचाया उनका नाम याद रखना है। उसके बाद है, सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा भी दिया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा वहां पे याद रखना है। ऐसे ही फैक्ट बनते हैं, ये की पॉइंट होते हैं दोस्तों। ठीक है, बीच बीच में ये यही क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। आगे, चिपको आंदोलनकारी महिला ने 1977 में एक नारा दिया था, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने का आधार। अब ऐसे भी पूछा जाता है, वो यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाली लाइन देगा और बोलेगा कि यह किस आंदोलन के अंतर्गत यह कहा गया था, तो चिपको आंदोलन के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे याद रखना है। आगे है, 1987 ईस्वी में चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको, चिपको आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब, 1987 ईस्वी में। तो याद रखना है। आगे है, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, ये पुस्तक इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है, तो किसके द्वारा लिखी गई है, शेखर पाठक ने इनको लिखा, इसको लिखा है चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो हमने यहाँ पे देखे हैं, वो भी सारे पॉइंट यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, कब इसकी शुरुआत होती है, किसके नेतृत्व में होती है, उसके बाद कितनी महिलाओं ने भाग लिया। ठीक है,
और उसके बाद जो यहाँ पे नारा था, प्रसिद्ध नारा पूछा जाता है एग्जाम में, यह किस आंदोलन के तहत यह नारा था, तो पूछा जाता है क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार, यह चिपको आंदोलन के अंतर्गत यह नारा था। ठीक है, तो सारे पॉइंट हमने यहाँ पे कवर किए हैं और ये पुस्तक पूछी जाती है दोस्तों, याद रखनी है, द चिपको मूवमेंट ऑफ पीपल हिस्ट्री। तो शेखर पाठक जी का नाम यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे देखेंगे चमोली जनपद में प्रमुख पर्यटक जो स्थल हैं उनको यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, इंपोर्टेंट ये हेडिंग हो जाएगी यहाँ पे, चमोली जनपद में प्रमुख पर्यटन स्थल, क्योंकि चमोली में पर्यटन ज्यादा होता है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे रूपकुंड को। रूपकुंड चमोली में रहस्यमयी ताल है दोस्तों। रहस्यमयी क्या है? ताल है। इसे कंकाली ताल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है, कंकाली ताल या रूपकुंड दोनों एक ही है। आगे रूपकुंड नर कंकालों की खोज जो है वो 1942 ईस्वी में रेंजर आर माधवन ने की, जबकि दुनिया की नजर में लाने का श्रेय जो जाता है वो जाता है स्वामी प्रणवानंद को। ठीक है, स्वामी प्रणवानंद को जाता है इसको दुनिया की नजर में लाने का श्रेय रूपकुंड को। आगे है रूपकुंड के कंकालों का अनुवांशिक परीक्षण करने के बाद पता चला कि यह अस्थियां कोंकण के चितपावन ब्राह्मणों की हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रूपकुंड जो है यहाँ पे पाए गए हैं, अस्थियां पाई गई हैं। ठीक है, इसीलिए इसका नाम रूपकुंड या फिर कंकाली ताल भी पड़ा है। तो रूपकुंड से हमने इतने पॉइंट देखे हैं। आगे देखते हैं ग्वालदम जो है चमोली का ग्वालदम, उसके बारे में। ग्वालदम चमोली एवं बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है दोस्तों। ठीक है, कहाँ स्थित है? चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। ग्वालदम में सेब एवं चाय का उत्पादन होता है। किसका? चाय और सेब का उत्पादन अत्यधिक होता है यहाँ पे ग्वालदम में। आगे है जोशीमठ। जोशीमठ भी इंपोर्टेंट है दोस्तों। अभी हाल फिलहाल ही में यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई थी, काफी सारे परिवार बेघर हो गए दोस्तों। ठीक है, तो जोशीमठ इंपोर्टेंट है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी रही थी दोस्तों, जो कत्यूरी राजा थे उनकी राजधानी भी रही थी जोशीमठ। शिव के ज्योतिर्लिंग का स्थल जोशीमठ को कहा जाता है। किसके? शिव भगवान के ज्योतिर्लिंग का स्थल कहा जाता है जोशीमठ को। प्राचीन समय में इसे योशी भी कहा जाता था। अब प्राचीन नाम भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, प्राचीन नाम पूछे जाते हैं। तो योशी किसका प्राचीन नाम है? तो जोशीमठ का प्राचीन नाम योशी है। आगे है जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। यहीं पर पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना उन्होंने की थी। पूर्णागिरि देवी पीठ। पूर्णागिरि मंदिर कहाँ स्थित है? तो चमोली जनपद में जोशीमठ में स्थित है। आगे है जोशीमठ में शहतूत वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ इन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर भी इन्होंने बनाया था। तो नरसिंह मंदिर भी कहाँ है? चमोली में, जोशीमठ में। शहतूत वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गुरु शंकराचार्य जी को, और उन्होंने भगवान नरसिंह मंदिर का यहाँ पे निर्माण भी किया था। आगे है आदि गुरु शंकराचार्य के बाद ज्योतिर्मठ के प्रथम, इसका नाम जोशीमठ भी और प्राचीन नाम इसका ज्योतिर्मठ भी है। ठीक है, ज्योतिर्मठ के प्रथम शंकराचार्य ट्रोटकाचार्य बने। क्या बने? ट्रोटकाचार्य, जिस कारण आज भी जोशीमठ में शंकराचार्य व ट्रोटकाचार्य की गुफा 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है। कहाँ पे? जोशीमठ में। ठीक है, 200 वर्ष पुराना कल्प वृक्ष भी है। आगे है शीतकाल में बद्रीनाथ भगवान की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है। तो कितना इंपोर्टेंट यह मंदिर हो गया दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पूछा जाता है कि शीतकाल में जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे उनकी पूजा की जाती है? तो नरसिंह मंदिर जो जोशीमठ में स्थित है वहां पे भगवान बद्रीनाथ की पूजा की जाती है। तो अगला पॉइंट है जोशीमठ के पास क्वारी पास है जिसे करजन ट्रेल मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? करजन ट्रेल मार्ग। क्वारी पास, करजन ट्रेल मार्ग, ऐसे आपको रिलेट करके याद करनी है चीजें। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पे पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं गोचर। ठीक है, चमोली का गोचर अब यहाँ पे देखेंगे। गोचर अलकनंदा जो नदी है उसके तट पर बसा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर पहाड़ों से घिरा यह एक रमणीय क्या है? समतल मैदान है। रमणीय मतलब, रमणीय का क्या अर्थ होता है? कि आदमी का मन जहाँ रम जाता है उसको रमणीय कहा जाता है दोस्तों। तो गोचर अलकनंदा नदी के तट पर है, बसा है। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले की सीमा पर यह स्थित है।
पहाड़ों से घिरा एक रमणीय, मन को रमने वाला एक स्थल है। आगे है 1920 में लेडी विलिंगटन जब हवाई मार्ग से गोचर आई थी, तब से इसे शहर को राष्ट्रीय स्तर में पहचान मिली थी। होता ही है प्रचलित, इसलिए कोई जाना माना आदमी अगर जाता है वहां पे तो उसका प्रचलन और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे है लेडी वेलिंगटन के गोचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया उन्होंने। ठीक है, चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया। गोचर का औद्योगिक औद्योगिक एवं विकास मेला जो है वो 1943 ईस्वी में तत्कालीन जो कमिश्नर थे बेनेडी ने शुरू किया था। कहाँ था, कौन सा गोचर का जो गोचर मेला लगता है 1943 में इसकी शुरुआत होती है। किसने की थी? जो कमिश्नर थे, ब्रिटिश कमिश्नर बेनेडी ने यह शुरू किया था। आगे गोचर, इंटरनेट बंद नहीं किया, कर लेता हूं। आगे है गोचर मेला पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर को शुरू होकर 7 दिन तक चलता है और 14 नवंबर को यह आयोजित होता है दोस्तों। 14 नवंबर पर और 7 दिनों तक, मतलब एक हफ्ते तक यह चलता है, इसका आयोजन किया जाता है। तो 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार भी इसको दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है वो चमोली का कौन सा स्थल है जहां जिसको स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार दिया गया, तो वो है दोस्तों गोचर, चमोली का गोचर। ठीक है, याद रखना है। कब मिला? 2019 में। आगे है माणा गांव, देखते हैं। तो चमोली जिले में स्थित माणा गांव देश के प्रथम गांव में से एक है। इसे पुराणों में मणिभद्रपुर भी कहा गया है, मणिभद्रपुरी। ठीक है, तो प्राचीन काल में किस स्थल का नाम मणिभद्रपुरी था? तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो माणा गांव आपको याद रखना है। आगे माणा के पास सरस्वती एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। ठीक है, माणा के पास सरस्वती जो नदी है और अलकनंदा नदी में संगम होता है सरस्वती नदी का, तो जिसे केशव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। केशव प्रयाग में इनका संगम होता है, किसका? सरस्वती और अलकनंदा नदी का। अब एक क्वेश्चन यहीं पे बन गया कि केशव प्रयाग में वो कौन सी नदियों का संगम होता है? तो सरस्वती नदी और अलकनंदा नदी का यहाँ पे क्या होता है? संगम होता है। माणा में सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला या भीम पुल स्थित है। क्या है? माणा में सरस्वती नदी पर भीम पुल, भीम पुल किस नदी पर स्थित है? तो सरस्वती नदी पर। पाषाण शिला भी इसको कहा जाता है दोस्तों, पाषाण शिला, यानी कि पाषाण, पाषाण किसको कहा जाता है? पत्थर को, पत्थर को यहाँ पे पाषाण कहा जाता था, तो पाषाण शिला भी इसको कहा जाता है। आगे मुचकुंद, व्यास और गणेश गुफा माणा के दर्शनीय स्थल हैं। माणा में यह स्थित है, माणा गांव में मुचकुंद गुफा, व्यास गुफा और गणेश गुफा महत्वपूर्ण है। सॉरी। आगे है माणा गांव भोटिया की मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है। ठीक है, जो भोटिया की मारछा जनजाति है। अब एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना कि मारछा किस जनजाति की उपजाति है। अगर ऐसे बनता है तो मारछा भोटिया जनजाति की उपजाति है। पढ़ हम यहाँ पे चमोली जनपद के बारे में रहे हैं दोस्तों, लेकिन पॉइंट यहाँ पे बहुत सारे बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस ये है कि गौर करना है वो हमारी क्षमता कितनी है कि हम कहाँ कहाँ से पॉइंट को अर्जित कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से हम क्वेश्चन बना रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन खुद बनाओ, इसलिए आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो आयोग ऐसा है, इतने पेपर बनते हैं दोस्तों, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन निकाला करो आप खुद से निकालेंगे तो आपको एक्सपीरियंस बढ़ेगा। तो मारछा जनजाति का ग्रीष्मकालीन आवास है, ठीक है, माणा गांव। और माणा जो मारछा जनजाति है भोटिया की उपजाति है। आगे है माणा गांव में भगवान बद्रीनाथ की माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटा कर्ण का मंदिर स्थित है। माता मूर्ति का मंदिर एवं घंटा कर्ण का मंदिर स्थित है। माणा के पास नीलकंठ चोटी है, जिसे गढ़वाल की रानी के नाम से भी जाना जाता है। नीलकंठ चोटी को किसके नाम से? गढ़वाल की रानी के नाम से जाना जाता है। आगे है औली। औली चमोली जिले में स्कीइंग खेलों के लिए सबसे लोकप्रिय स्थल है दोस्तों औली, जो नंदा देवी, कॉमेट, हाथी एवं गौरी पर्वतों से घिरा हुआ है। तो याद रखना है औली बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, पर्यटक स्थल है स्कीइंग के लिए, स्कीइंग खेलों के लिए जाना जाता है। आगे गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 ईस्वी से स्कीइंग महोत्सव मनाया जाता रहा है। ठीक है, गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में 1987 याद रखना है। आगे है औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का निर्माण औली परियोजना के तहत किया गया, तो ये भी पॉइंट याद रखना है। औली परियोजना का शुभारंभ जुलाई
ईस्वी को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी दोस्तों इंदिरा गांधी द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया शुभारंभ, ठीक है। ओली परियोजना शुभारंभ का शुभारंभ यहाँ पे 1983 में तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किया गया। आगे है अक्टूबर 1993 को ओली में शीतकालीन हिमक्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। रज्जू मार्ग का कार्य पूर्ण हुआ था। आगे है एशिया का सबसे लंबा एवं सबसे ऊंचा रोपवे ओली में है। इंपोर्टेंट यहाँ पे इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे है 4.15 किलोमीटर है, इसकी लंबाई कितनी है 4.15 किलोमीटर। ओली में एशिया का सबसे लंबा ऊंचा रोपवे है। तो इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा कि एशिया का सबसे ऊंचा रोपवे कहाँ स्थित है, तो चमोली में। और इसकी लंबाई अगर पूछी जाती है तो 4.15 किलोमीटर क्या है इसकी कुल लेंथ है। तो आगे है यहाँ पे ओली में स्कीइंग हेतु उपयुक्त समय जो है दिसंबर से मार्च तक यहाँ आयोजित किया जाता है खेल। आगे है ओली के पास गुरसो बुग्याल और चतरकुंड भी स्थित है। ओली के पास ही गुरसो बुग्याल भी यह चमोली में है। तो गुरसो बुग्याल कहाँ है दोस्तों, तो चमोली में यह स्थित है गुरसो बुग्याल, ठीक है। आगे है ओली में अंजनी माता का मंदिर भी स्थित है। कहाँ है ओली में अंजनी माता का मंदिर, कहाँ है चमोली में ओली के पास। और दयाली सेरा नामक स्थल जो है वह ओली चमोली में स्थित है। तो दयाली सेरा नामक स्थल भी कहाँ है, तो चमोली में यह स्थित है। आगे देखते हैं यहाँ पे चमोली जनपद के प्रसिद्ध जो मंदिर हैं उनको यहाँ पे देखेंगे दोस्तों। तो चमोली जनपद के प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। इंपोर्टेंट यहाँ पे यह हो जाएगा टॉपिक जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मंदिर पूछे जाते हैं। तो लव कुश मंदिर चमोली में स्थित है। अनुसुईया माता मंदिर एवं अत्रि मुनि आश्रम भी कहाँ है, चमोली में स्थित है दोस्तों, ठीक है। आगे बधानगढ़ी मंदिर भी चमोली में है, चिल्ला घाटी पर क्षेत्र में पड़ता है। गोपीनाथ मंदिर भी चमोली में है। आगे है जलेश्वर महादेव का मंदिर भी कहाँ है, कर्णप्रयाग चमोली में है दोस्तों, कर्णप्रयाग चमोली में। अब कर्णप्रयाग में भी आप पूछा जाता है कि वह कर्णप्रयाग में किस किस नदियों का संगम होता है, तो कर्णप्रयाग में जो पिंडर नदी है दोस्तों, पिंडर नदी बागेश्वर से जो उद्गम होता है जिसका पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडर और अलकनंदा नदी का यहाँ पे संगम स्थल है कर्णप्रयाग, ठीक है, जो चमोली में स्थित है। और यहाँ पे जलेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। आगे है लाटू देवता का मंदिर, यहाँ पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो लाटू देवता का को नंदा देवी का भाई भी माना जाता है, भरवाहक देवता माना जाता है, यानी कि भाई इनको माना जाता है लाटू देवता को नंदा देवी का। इंपोर्टेंट हो जाएगा ना, क्योंकि नंदा देवी वहां पे इंपोर्टेंट है, नंदा राजजात यात्रा, तो उससे अगर रिलेट करके चलेंगे तो लाटू देवता मंदिर भी इंपोर्टेंट हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे है बैराज कुंड चमोली जनपद में रावण की पूजा होती है। कहाँ रावण की पूजा होती है, वो कौन सा मंदिर है जहाँ पे रावण की पूजा होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहां पे घूम जाएंगे, आप कहेंगे यार रावण की पूजा कहाँ होती है, तो बैराज कुंड चमोली में होती है। आगे है चमोली की उर्गम घाटी में वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है, जिसके कपाट रक्षाबंधन के दिन एक दिन के लिए खुलते हैं, ठीक है, एक दिन के लिए खुलते हैं, वो भी रक्षाबंधन के दिन। वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर है। अब क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा मंदिर है जिसमें रक्षाबंधन के दिन ही कपाट खुलते हैं, तो वंशी नारायण का प्राचीन मंदिर जो है चमोली में है। आगे है चमोली के फ्यूला नारायण मंदिर में एक पुजारी के साथ एक पुजारिन की भी नियुक्ति की जाती है, यानी कि एक पुजारी भी होता है और एक पुजारिन स्त्री पुजारिन भी होती है। तो उद्धव चौरी नामक स्थान भगवान कृष्ण के खसा उद्धव को समर्पित बद्रीनाथ धाम का एक प्रसिद्ध स्थान है, कौन सा, उद्धव चौरी, ठीक है। आगे है उफराई देवी का मंदिर जो है वो चमोली जिले के नोटी गांव में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, चमोली जिले के नोटी गांव में स्थित है। आगे है चमोली में स्थित है पंचबद्री। तो पंचबद्री से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचबद्री के अंतर्गत नहीं आता है मंदिर, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है दोस्तों, जिसमें मैंने पंचबद्री, पंचकेदार, पंचकुंड, पंचगंगा, ठीक है, वो सारे मैंने वहां पे पंच गुफा, पंच कुंड, पंच धाम, ठीक है, सारे मैंने वहां पे बताए हैं एक ही वीडियो में। और वहीं से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। अभी हाल ही में पेपर हुआ था, हाल ही में तो नहीं कहूंगा, 6-7 महीने पहले पेपर हुआ था, ये पटवारी का पेपर हुआ था या किसी का पेपर हुआ था दोस्तों, तो वहां पे पूछा गया था, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक पंच केदार के अंतर्गत नहीं आता है। तो मैंने उस वीडियो में अच्छे से बताया था दोस्तों, जिसने भी वो वीडियो वॉच करी होगी उसका एक नंबर वहां पे बन गया होगा, या फिर जिन्होंने
जिनको पता है, गाइडेंस मिली है उनको कि भाई जो पंच बद्री हैं, पंच केदार हैं, पंच कुंड हैं, तो इनसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्होंने भी वो कवर किया होगा, चाहे बुक से किया हो, कहीं से भी किया हो, तो उनका वहां पे क्वेश्चन राइट हो गया होगा। आगे है, अगर वॉच नहीं करी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा दोस्तों वीडियो का, आप वहां से जरूर से उसको वॉच करें। फायदा निरंतर जरूर से मिलेगा, निश्चित तौर पे फायदा मिलेगा तुम्हें, ठीक है। मैं कोई भी ऐसी वीडियो मैंने नहीं डाली है जो ऐसी फालतू की हो, मैं बिल्कुल जो आयोग का सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पर ही वीडियो अपलोड करता हूँ। आगे है, वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप है, ठीक है। वृद्ध बद्री, सॉरी ऊपर से हमने देखा नहीं ना, बद्रीनाथ को विशाल बद्री कहा जाता है, तो विशाल बद्री किसको कहा जाता है, बद्रीनाथ को। और आदि बद्री कर्णप्रयाग में 16 मंदिरों का समूह है दोस्तों, आदि बद्री, ठीक है। तो इंपोर्टेंट फैक्ट ये भी यहाँ पे हो जाएगा, 16 मंदिरों का क्या है, समूह है आदि बद्री। आगे है, वृद्ध बद्री जोशीमठ के समीप है, वृद्ध बद्री कहाँ है, जोशीमठ के समीप है, इसे प्रथम बद्री भी कहा जाता है। इसका पुराना नाम जो है वो अनिल मठ है दोस्तों, तो अनिल मठ किसका प्राचीन नाम है, तो वृद्ध बद्री का प्राचीन नाम अनिल मठ है। यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम स्थापित की थी, किसने, आदि गुरु शंकराचार्य ने भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा सर्वप्रथम यहाँ पे क्या की थी, स्थापना इनकी की थी। उसके बाद है योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री है पांडुकेश्वर में स्थित, यहाँ पांडव शिला स्थित है, तो पांडव शिला कहाँ स्थित है, तो योग ध्यान बद्री में स्थित है। भविष्य बद्री, पांचवा कौन सा है, भविष्य बद्री, चमोली के जोशीमठ के समीप सुबेन नामक स्थान पर यह स्थित है। तो 5 हमने यहाँ पे पंच बद्री देख लिए, एक है विशाल, एक है आदि बद्री, तीसरा है वृद्ध बद्री, चौथा है योगध्यान बद्री और पांचवा है भविष्य बद्री, ठीक है, याद करके चलना है। आगे है, चमोली जनपद के प्रमुख त्योहार व मेले, तो हरियाली पूड़ा मेला जो है वो नौटी गांव में, चमोली में, चैत्र मास की पहली गते में, ठीक है, गते यानी कि एक पैड भी बोलते हैं दोस्तों, हमारे कुमाऊं साइड में यहाँ पे पैड कहा जाता है इसको, तो गते, चैत्र मास की पहली गते को यह आयोजित किया जाता है, हरियाली पूड़ा मेला। आगे है, काश्तकार मेला भी ग्वालदम चमोली में लगता है। बैराज कुंड मेला चमोली में ही लगता है, नंदप्रयाग में, यहाँ महाशिवरात्रि के दिन यह आयोजित किया जाता है, बैराज कुंड मेला, जहाँ रावण ने शिव की पूजा की थी, ठीक है। बैराज कुंड में किसने की थी, रावण ने शिव भगवान की पूजा की थी। आगे बसंत बुनास मेला भी कहाँ लगता है, चमोली में। कुलसारी का मेला चमोली में लगता है। उमा कर्ण महोत्सव कहाँ, कर्णप्रयाग में मनाया जाता है। तिमुंडा मेला भी यहाँ चमोली में जोशीमठ बद्रीनाथ कपाट के खुलने से कुछ दिन पहले यहाँ आयोजित किया जाता है, तिमुंडा मेला। आगे गुराऊ मेला जो है वो माणा में बद्रीनाथ कपाट के बंद होने से कुछ दिन पहले लगता है। बोरी मेला चमोली के बाण गांव में लाटू देवता के कपाट खुलने पर लगता है दोस्तों। लाटू देवता जो अभी देखा था हमने कि नंदा देवी, जो नंदा देवी माँ है उनकी, उनके भैया माने जाते हैं, भाई माने जाते हैं दोस्तों लाटू देवता, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इनका मंदिर भी हो जाता है। और है, उसके बाद है बंड विकास मेला भी चमोली के पीपलकोटी में लगता है, कौन सा, बंड विकास मेला। पांडुकेश्वर चमोली में पांडुकेश्वर उत्सव का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष के बाद किया जाता है, जिसे स्थानीय स्तर पर जाति का मेला भी कहा जाता है, इसको जाति का मेला। फिर यहाँ पे पांडुकेश्वर चमोली में लगता है प्रत्येक 6 वर्ष के बाद। आगे है अठवाड़ मेला, अठवाड़ मेला तो इंपॉर्टेंट है ही दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है अठवाड़ मेला से। तो अठवाड़ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में माणा के घंटाकर्ण मंदिर में लगता है। तो माणा को प्राणा भी कहा जाता है दोस्तों, माणा या प्राणा गांव, ठीक है, माणा या प्राणा गांव। आगे देखेंगे यहाँ पे औसर जो है, औसर चमोली जिले में देव यात्रा संबंधी किया जाने वाला लोक नाट्य है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल यही है कोदिया बगड़, ठीक है, कहाँ है, कोदिया बगड़ में। 12 जून को उनकी स्मृति में यह मेला आयोजित किया जाता है, औसर मेला, ठीक है। तो कोदिया बगड़, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और औसर, 12 जून, ऐसे आपको याद रखना है पॉइंट। अशोक चक्र विजेता शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली के चेपड़ो मैदान में आयोजित शहीद मेले का सरकार ने राजकीय मेला इसको घोषित किया है, किसको, अशोक चक्र विजेता जो भवानी दत्त जोशी हैं उनकी स्मृति में आयोजित किया जाता है। थराली के चेपड़ो मैदान में आयोजित शहीद मेले को सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया है। कौन से मेले को, शहीद मेले को। किनकी याद में रखना है, तो भवानी दत्त जोशी का नाम यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि भवानी दत्त जोशी से रिलेट होकर ही क्वेश्चन बनेगा यहाँ से एग्जाम में। आगे चमोली जनपद में नौठा कौतिक, तो नौठा कौतिक तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में।
तो नौठा कौतिक उत्सव पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पाषाण युद्ध, यानी कि पत्थर के युद्ध के लिए। पाषाण किसको कहा जाता है? तो पत्थर को पाषाण कहा जाता था प्राचीन काल में, ठीक है। तो नौठा कौतिक यहाँ पे पाषाण युद्ध यानी कि पत्थर के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। नौठा कौतिक उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम में मनाया जाता है। नौठा कौतिक जो है उत्सव का वर्तमान नाम हिमालय महोत्सव हो गया है दोस्तों। अगर नौठा महोत्सव पूछे, नौठा कौतिक पूछे या फिर हिमालय महोत्सव पूछे तो यहाँ आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। आगे चलेंगे यहाँ पे चमोली का रम्माण उत्सव। तो रम्माण उत्सव चमोली में जोशीमठ ब्लॉक के सलूड़ या फिर डुंगरा, शेलंग आदि गांव में वैशाख माह में जो है अप्रैल में मनाया जाता है। रामायण से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे रम्माण के नाम से भी जाना जाता है। ये है वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, रम्माण महोत्सव। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रसिद्ध यहाँ पे उत्सव है रम्माण महोत्सव चमोली का। आगे है रम्माण उत्सव कभी 11 तो कभी 13 दिनों तक यह मनाया जाता है, जिसका आयोजन सलूड़ व डुंगरा संयुक्त पंचायत करती है, ठीक है। कौन सी पंचायत? डुंगरा या सलूड़ पंचायत करती है। आगे है रम्माण उत्सव में पात्र मुखौटे लगाकर रामायण के मुख्य प्रसंगों पर नृत्य करते हैं। तो रम्माण से यहाँ पे रामायण ही इसका अर्थ निकलता है दोस्तों। रम्माण उत्सव यहाँ पे मुखौटा लगाया जाता है। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे रम्माण महोत्सव तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि किस प्रकार का यह महोत्सव होता है। ऐसे ही पढ़ा जाता है दोस्तों। अगर आप कोई बुक में अगर देखते हैं तो उसको आप सर्च कीजिए, अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज को देखेंगे तो कभी नहीं भूल पाएंगे। आगे रम्माण उत्सव में मुखौटे के दो रूप हैं। एक तो है द्योपतर जिसको देवताओं का मुखौटा होता है, तो ठीक है, द्योपतर कहा जाता है। और एक होता है खलियारी होता है मनोरंजन मुखौटा, ठीक है। दो प्रकार के मुखौटों का प्रयोग किया जाता है। रम्माण उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। तो ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र, उत्तराखंड का वाद्य यंत्र भी यहाँ पे ढोल है दोस्तों। तो ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रम्माण में पात्रों के बीच संवाद नहीं होता है एवं पूरी रम्माण में 18 मुखौटे होते हैं दोस्तों। इंपोर्टेंट हो जाएगा। आगे है रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? माल मल्ल युद्ध होता है, जो स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच का वर्णन करता है। स्थानीय लोगों यानी कि स्थानीय लोगों का मतलब है उत्तराखंड के लोगों, और गोरखों यानी कि नेपाल जो था, गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। माल मल्ल युद्ध, ठीक है। आगे है रम्माण उत्सव में कुरु जोगी का एक हास्य नृत्य भी है। कुरु जोगी का क्या है? हास्य नृत्य है। आगे है बनिया या बनियाल नृत्य तिब्बत व्यापारियों पर आधारित होता है। तो बनिया या जो बनियाल नृत्य है किससे संबंधित है? तिब्बत व्यापारियों से संबंधित है। आगे है मौर्यान नृत्य रम्माण उत्सव में पशुपालक एवं उसकी पत्नी से संबंधित होता है। पशुपालक जो होते हैं दोस्तों उनसे यह रिलेट करता है मौर्यान नृत्य, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नृत्य किए जाते हैं रम्माण महोत्सव में। आगे रम्माण उत्सव में नरसिंह एवं प्रहलाद के पत्र भी प्रमुख है। किसके? रम्माण उत्सव में नरसिंह और प्रहलाद के। आगे है 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को जो है दोस्तों उसने विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया। इसको कब किया? तो ये डेट इंपोर्टेंट है, याद करनी है, 2 अक्टूबर 2009, ठीक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि रम्माण महोत्सव को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत में सूची में कब शामिल किया? तो 2 अक्टूबर 2009 को शामिल किया गया। आगे इसका श्रेय कुशल सिंह भंडारी को जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रम्माण जो महोत्सव है उसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया है, इसका श्रेय किसको जाता है? तो कुशल सिंह भंडारी को यहाँ पे जाता है। 2016 में गणतंत्र दिवस झांकी की थीम क्या थी? यहाँ पे रम्माण उत्सव थी। 2016 में जो गणतंत्र दिवस की झांकी हुई थी उत्तराखंड से, हर साल यहाँ पे उत्तराखंड की झांकी देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। 2016 में गणतंत्र दिवस की झांकी क्या थी? थीम जो थी वो रम्माण महोत्सवी थी, क्योंकि यहाँ पे विश्व धरोहर की सूची में शामिल है तो इसका ये प्रचलित है यहाँ पे। आगे हिमालय का महाकुंभ कहा जाने वाला नंदा राजजात यात्रा, तो बहुत बड़ी यहाँ पे यात्रा पूछी जाती है कि एशिया की सबसे लंबी जो पैदल यात्रा है वो है यहाँ पे नंदा राजजात यात्रा। तो इम्पोर्टेंट, कितनी इम्पोर्टेंट होगी दोस्तों? एशिया महाद्वीप की यहाँ पे सबसे लंबी यात्रा है पैदल यात्रा नंदा राजजात यात्रा।
आगे है, देखते हैं इसके बारे में पॉइंट क्या क्या पूछे जाते हैं। तो नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है दोस्तों। गढ़वाल कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का यह प्रतीक है। जो विश्व की अनोखी पद यात्रा है, यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार होती है। प्रत्येक 12 वर्षों में दोस्तों एक बार यह यात्रा होती है। 20वीं सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा 1905 में हुई थी। कब हुई थी? 1905 में। नंदा राजजात यात्रा जो है वो चमोली के कांसुआ गांव, कांसुआ या कांसुआ भी इसको कहा जाता है, तो कांसुआ गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होकर होमकुंड तक जाती है। तो होमकुंड चमोली में ही स्थित है दोस्तों। होमकुंड तक यह जाती है। उसके बाद जो चार सिंह वाला जो खाड़ू होता है वो चला जाता है दोस्तों आगे। कहते ऐसा माना जाता है कि वह कहाँ तक? कैलाश पर्वत तक जाता है, यानी कि ऐसा मान्यता है। और वो विलुप्त भी हो जाता है दोस्तों। प्रत्येक 12 साल के बाद ये आयोजित की जाती है। अगर वो खाड़ू को आप छोड़ते हो तो जाता रहता है और उसका पता नहीं चलता कहाँ गया। ठीक है, तो ऐसी मान्यता है कि वो वहां पे कैलाश पर्वत व भगवान शिव तक जाता है। तो आगे है, नंदा राजजात यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है। कितनी लंबी यात्रा है? 280 किलोमीटर। ठीक है, 280 किलोमीटर है। यह 19 और 20 दिन में पूरी हो जाती है। तो चांदपुरगढ़ जो है, चमोली का चांदपुरगढ़, चांदपुरगढ़ के वंशज जो है वो काशवा गांव के राजकुंवरों द्वारा आयोजित की जाती है। किसके द्वारा? जो चांदपुरगढ़ के वंशज काशवा गांव के हैं, राजकुंवर हैं, उनके द्वारा यह आयोजित की जाती है। तो आज की वीडियो में हमने दोस्तों इतने पॉइंट यहाँ पे कवर किए हैं चमोली जनपद के। ठीक है, प्रमुख त्योहार देख लिए, मेले देख लिए, मंदिर देख लिए प्रमुख, और आंदोलन देखे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और जो पॉइंट यहाँ पे बनते हैं चमोली जनपद से, यहाँ पे जितना सिलेबस में बुक में सिलेबस दिया है वो सारा मैं कंप्लीट करवाऊंगा। और देखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।